चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम देखते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन। टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भीम जनरल स्टडीज़। और भीम जनरल स्टडीज़ के नाम से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया? वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ऋग वैदिक काल की समय अवधि क्या मानी जाती है? ऋग वैदिक काल का समय अवधि क्या मानी जाती है? 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो कितना माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल का समय अवधि माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है? 1200 से 900 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, या फिर 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या 600 से 300 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? भारत, ईरान, मध्य एशिया या तिब्बत। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा गया? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्य मुख्य रूप से कहाँ बसे थे? आर्य जो है मुख्य रूप से कहाँ बसे थे? सिंधु घाटी में, पंजाब एवं अफगानिस्तान में, गंगा घाटी में, दक्षिण भारत में। तो आर्य जो है मुख्य रूप से पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य की भाषा क्या थी? आर्य की भाषा प्रकृति, अपभ्रंश, संस्कृति, पाली। तो आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय, पर्वतीय, ग्रामीण, सामुद्रिक। तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या था? आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या था? पहले कुल, जन, ग्राम, विष, राष्ट्र, या फिर ग्राम, कुल, विष, जन, राष्ट्र, या फिर पहले कुल, उसके बाद ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम था, सबसे पहले कुल होगा, उसके बाद कुल के बाद ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। सबसे पहले कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। तो आंसर सी होगा। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम था कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया विस्पति, ग्रामीण, राजन, पुरोहित। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। विष का प्रधान कौन था? विष का जो है प्रधान कौन था? विस्पति, ग्रामीण, सेनानी, राजन। विष का प्रधान विस्पति था। जन का शासक कौन था? जनपति, ग्रामीण, राजन, पुरोहित। तो जन का शासक राजन था। राजधिकारियों में कौन प्रमुख थे? सेनानी, ग्रामीण और विस्पति। सेनानी और पुरोहित, ग्रामीण और विस्पति, जनपति और सूत, वाजपति और उग्र। तो
राज्याधिकारियों में प्रमुख थे सेनानी और पुरोहित। वशिष्ठ किस प्रकार के पुरोहित थे? उदार, रूढ़िवादी, उदासीन, क्रांतिकारी। तो वशिष्ठ जो हैं रूढ़िवादी प्रकार के पुरोहित थे। विश्वामित्र किस प्रकार के पुरोहित थे? रूढ़िवादी, उदार, धार्मिक, कठोर। तो विश्वामित्र उदार प्रकार के पुरोहित थे। सूत्ररथकार कमादी नामक अधिकारी किस वर्ग में आते हैं? ऋषि, रत्नी, ग्रामीण, जनपति। तो बताएंगे आप लोग कि सूत्ररथकार कमादी नामक अधिकारी किस वर्ग में आते थे? ग्रामीण वर्ग में आते थे। एक राजा सहित रत्नियों की कुल संख्या कितनी थी? एक राजा सहित रत्नियों की कुल संख्या 7 थी, 10 थी, 12, 15, 7 थी। पूरब और दुर्गपति किस कार्य से संबंधित थे? युद्ध, गुप्तचर, कृषि, यज्ञ। तो गुप्तचर कार्य से संबंधित थे। पूरब और दुर्गपति किस कार्य से संबंधित थे? गुप्तचर कार्य से संबंधित थे। वाजपति किसका अधिकारी था? कृष्ण भूमि, पशुपालन, गोचर भूमि, नगर योजन। तो वाजपति किस प्रकार का अधिकारी था? गोचर भूमि अधिकारी था। उग्र का कार्य क्या था? उग्र का कार्य क्या था? अपराधियों को पकड़ना। उग्र का कार्य अपराधियों को पकड़ना, रक्षा, ग्राम की रक्षा, युद्ध की योजना, कर संग्रह। तो उग्र का कार्य था अपराधियों को पकड़ना। उग्र का कार्य अपराधियों को पकड़ना था। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख है या नहीं? ऋग्वेद में न्यायाधिकार का उल्लेख है या नहीं? है, नहीं है, अस्पष्ट है, आंशिक है, नहीं है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख है या नहीं? नहीं है। सभा एवं समिति किसको सलाह देती थी? जनता को, पुरोहित को, राजा को, सेनानी को। सभा एवं समिति जो है राजा को सलाह देती थी। सभा किसकी संस्था थी? सामान्य जनता की, संभ्रांत लोगों की, पुरोहितों की, महिलाओं की। सभा जो है संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति किसका प्रतिनिधित्व करती थी? समिति जो है किसका प्रतिनिधित्व करती थी? साधु वर्ग, राजा, सामान्य जनता, ब्राह्मण। समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति का अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, विस्पति, ग्रामीण, पुरोहित। समिति का अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी? थी? हाँ, नहीं, केवल सभा में, केवल समिति में। क्या स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी? हाँ। गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? गविष्ठ शब्द का अर्थ है युद्ध, गायों की खोज, कृषि, पूजा। तो गविष्ठ शब्द का अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध किनके बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच, इंद्र एवं वरुण के बीच, विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच। तो दशराग युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। दशराग युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? सरस्वती, रावी, सिंधु, गंगा। तो दशराग युद्ध जो है रावी, जो अभी की परूसी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद समाज का वर्ण विभाजन किस पर आधारित है? ऋग्वेदिक समाज में
ऋग्वैदिक समाज में वर्ण विभाजन किस पर आधारित था? जन्म पर, व्यवसाय पर, धर्म पर, संपत्ति पर। तो ऋग्वैदिक समाज का वर्ण विभाजन किस पर आधारित था? व्यवसाय पर आधारित था। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 5वें मंडल, 7वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल। तो हमको लगता है पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में ही है। ब्राह्मण किससे उत्पन्न हुए हैं? परम पुरुष के मुख से, भुजाओं से, जांघाओं से, पैरों से। तो ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय किससे उत्पन्न हुए हैं? मुख से, भुजाओं से, जांघों से, पैरों से। क्षत्रिय जो है भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य किससे उत्पन्न हुए हैं? जांघों से, मुख से, भुजाओं से, पैरों से। वैश्य जो है वैश्य जांघों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र किससे उत्पन्न हुए हैं? जांघों से, भुजाओं से, पैरों से, मुख से। शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्य समाज कैसा था? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, धर्म प्रधान, नारी प्रधान। तो आर्य समाज जो है पितृ प्रधान था। आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? पिता, कुलपति, कुलप, गृहस्वामी। तो परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। स्त्रियां किस कार्य में भाग लेती थी? युद्ध, यज्ञ, सभा, लेखन। तो स्त्रियां जो है यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, दोनों, ए और सी दोनों। तो ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? पर्दा और विधवा विवाह प्रचलित नहीं था। दोनों, ए और सी दोनों। डी नंबर आंसर होगा, ए और सी। पर्दा और विधवा प्रथा प्रचलित नहीं था। विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी। यह किस प्रकार का उदाहरण है? यह किस प्रकार प्रथा का उदाहरण है? विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी। यह किस प्रथा का उदाहरण है? सती प्रथा, नियोग प्रथा, स्वयंवर प्रथा, विवाह प्रथा। तो यह किस प्रकार का प्रथा था? नियोग प्रथा। यह नियोग प्रथा का उदाहरण था। ऋग्वेद में कौन सी विदुषी स्त्रियां वर्णित है? लोपा, मुद्रा, घोषा, अपला। तो इनमें से तीनों विदुषी स्त्रियां वर्णित है ऋग्वेद में। उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। गार्गी ने किससे वाद विवाद की चुनौती दी थी? गार्गी ने किससे वाद विवाद की चुनौती दी थी? वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, पतंजलि। तो गार्गी ने किसे वाद विवाद की चुनौती दी थी? विश्वामित्र को। गार्गी ने किससे वाद विवाद की चुनौती दी थी? विश्वामित्र ने याज्ञवल्क्य को। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? सती, अमाजु, विधवा, साध्वी। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अमाजु। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सूरा, सोमरस, ताड़ा या फिर मधु। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ पेय क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? अधिवास, निवि, वास, उष्णीय। तो अंदर पहनने वाले वस्त्र को निवि कहा जाता था। कुल कितने दर्शन प्रमुख माने गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो
टोटल 6 दर्शन प्रमुख माने गए हैं। चावक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, पतंजलि, चावर्क, बदरायन। तो चावक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चावर्क ही थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम, पतंजलि, जैमिनी, कणाद। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, कणाद थे, बदरायन थे, गौतम थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कपिल थे। तो इस वीडियो में 50 ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर और 50 क्वेश्चन कर लेंगे। इस वीडियो में